नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फोकल स्पॉट इन एन एक्सरे ट्यूब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोकल स्पॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज़ एन एरिया ऑफ एनोड सरफेस विच रिसीव द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड फिलामेंट। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं थर्मियोनिक इमिशन की वजह से कैथोड फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बॉयल ऑफ करके बाहर निकलते हैं, और जब हम हाई केवी अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर स्ट्राइक करते हैं। टंगस्टन टारगेट के जिस एरिया पर ये स्ट्राइक करते हैं उसको हम फोकल स्पॉट कहते हैं। फोकल स्पॉट रेडियोग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं। ये स्टेशनरी एनोड है, दूसरा रोटेटिंग एनोड है। स्टेशनरी एनोड ट्यूब में टंगस्टन टारगेट एक बटन होता है जो कॉपर ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड होता है, और कॉपर हैज़ ए गुड थर्मल कंडक्टिविटी। टंगस्टन टारगेट के जिस एरिया पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं हम उसको फोकल स्पॉट बोलते हैं, और मैंने इसको यहाँ ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्योंकि इसकी हीट लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही एरिया पर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से जो हीट की जो कंसंट्रेशन होती है एक ही एरिया में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एनोड के मेल्ट और क्रैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस तरह की एक्सरे ट्यूब के अंदर हम हाई एमए और केवी के एक्सपोज़र नहीं देते हैं, स्पेशली इन ए क्विक सक्सेशन, बिकॉज यहाँ पे जो हीट की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा होती है, एंड इट टेक सम टाइम फॉर एनोड सरफेस टू गेट कूल डाउन। इसीलिए इस तरह की एक्सरे ट्यूब का प्रयोग हम स्मॉल एक्सरे यूनिट में करते हैं, लाइक डेंटल यूनिट्स एंड पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स। और दूसरी तरफ हमारे पास रोटेटिंग एनोड ट्यूब है। इसके अंदर टंगस्टन टारगेट एक सर्कुलर ट्रैक होता है, और इस ट्रैक के जिस एरिया पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं उसको हम फोकल स्पॉट कहते हैं। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब हैव सम एडवांटेज ओवर स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है ड्यूरिंग एक्सपोजर, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इस पे गिरते हैं उसको हर वक्त एक नई सरफेस मिलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट आसानी से डेसिपेट हो जाती है और ट्यूब की जो हीट लोडिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और हम हाई एमए और केवी के एक्सपोजर आसानी से दे सकते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से इन एक्सरे ट्यूब का प्रयोग हम जनरल रेडियोग्राफी में करते हैं। चलिए अब देखते हैं फोकल स्पॉट का साइज और शेप किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है डायमेंशन ऑफ फिलामेंट कॉइल। आप डायग्राम में देख सकते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब हैज़ डुअल फोकस फिलामेंट। इसमें एक लार्ज फिलामेंट होता है जो लार्ज फोकल स्पॉट प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हम थिक बॉडी पार्ट के एक्सरे करते हैं, लाइक एब्डोमेन। उसी प्रकार स्मॉल फिलामेंट स्मॉल फोकल स्पॉट प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हम स्मॉल पार्ट के एक्सरे करते हैं, लाइक रिस्ट, एंकल। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ फोकसिंग ऑफ डायमेंशन। देखिए, जब थर्मियोनिक इमिशन की वजह से कैथोड फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बॉयल ऑफ करके बाहर निकलते हैं, तब वो उसके आसपास एक स्पेस चार्ज को क्रिएट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। यहाँ पर फोकसिंग कप का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इन इलेक्ट्रॉन को फोकल स्पॉट पर एक छोटे एरिया पर फोकस करता है। थर्ड इज पोजीशन ऑफ फिलामेंट इन द फोकसिंग कप, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। फोकल स्पॉट साइज पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहला है इमेज शार्पनेस और दूसरा है हीट डिसिपेशन। अगर इमेज शार्पनेस की बात करें तो इसका मतलब होता है इमेज पर कितनी डिटेल है और उसका स्पाशियल रेजोल्यूशन कैसा है। फोकल स्पॉट साइज़ का इमेज शार्पनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए मैंने यहाँ 3 डायग्राम बनाए हैं। पहले में मैंने फोकल स्पॉट को एक पॉइंट सोर्स लिया है, दूसरे में मैंने फोकल स्पॉट साइज़ स्मॉल लिया है, और तीसरे में फोकल स्पॉट साइज़ ज़्यादा है। अगर मैं फोकल स्पॉट साइज़ को एक पॉइंट सोर्स लेता हूँ तो आप देखेंगे जो इमेज हमें मिलेगी वो काफ़ी शार्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पेनम्बरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन फोकल स्पॉट कभी भी पिन पॉइंट नहीं होता, इसकी एक स्पेसिफिक शेप और डायमेंशन होती है, और एक्सरे इसके इंटायर सरफेस से प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम स्मॉल फोकल स्पॉट लेते हैं तो हमें इमेज पे शार्पनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पेनम्बरा का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। पेनम्बरा एक इनकम्प्लीट शैडो होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनशार्पनेस ऑन द इमेज।
एंड यू स्टैंड फॉर अमरा विच इज़ अ कंप्लीट शेडो। अगर हम फोकस स्पॉट साइज़ को लार्ज लेते हैं तो हम देखेंगे हमें यहाँ पर पेनम्बरा भी काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फोकल स्पॉट, जिसकी वजह से हमें इमेज पर अनशार्पनेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फिल्म पर डिटेल कम हो जाएगी। इन तीनों केस को स्टडी करने से ये सिद्ध होता है कि इमेज शार्पनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकस स्पॉट साइज़ के। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लार्ज फोकस स्पॉट लेते हैं तो हमें फ़िल्म पर इमेज शार्पनेस और डिटेल कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पेनम्बरा का साइज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी प्रकार अगर हम फोकस स्पॉट साइज़ को स्मॉल लेते हैं तो हमें इमेज में शार्पनेस और डिटेल ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पेनम्बरा का साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है। दूसरा फैक्टर है हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेशन का मतलब होता है हीट कितनी आसानी से एनोड सरफेस से रिमूव होती है, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द हीट लोडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एक्स-रे ट्यूब। इस बात को समझाने के लिए यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक में मैंने लार्ज फोकल स्पॉट लिया है और दूसरे में स्मॉल फोकल स्पॉट का इस्तेमाल किया है। लार्ज फोकल स्पॉट में इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के लिए लार्जर सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से हीट आसानी से एनोड सरफेस से रिमूव हो जाती है और ट्यूब की हीट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन स्मॉल फोकल स्पॉट में इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के लिए स्मॉल एरिया मिलता है, जिससे हीट आसानी से एनोड सरफेस से रिमूव नहीं हो पाती और ट्यूब की हीट लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इन बातों से ये साबित होता है कि हीट डेसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोकल स्पॉट साइज़ के। इसका मतलब अगर आप लार्ज फोकल स्पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीट डेसिपेशन रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब हीट आसानी से एनोड सरफेस से रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सरे ट्यूब की जो हीट लोडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और एक्सरे ट्यूब की लाइफ इन्हेंस कर जाएगी। अगर आप स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो हीट डेसिपेशन रेट घट जाएगा, मतलब हीट आसानी से एनोड सरफेस से रिमूव नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ट्यूब की जो हीट लोडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और एक्सरे ट्यूब के ख़राब होने के चांस बने रहेंगे। आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका अर्थ यह है कि आवश्यकता हर नए आविष्कार और खोज के पीछे प्रमुख आधार है। लाइन फोकस प्रिंसिपल पर यह बिल्कुल सही बैठता है। चलिए जानते हैं कैसे। फोकल स्पॉट की बात हो और लाइन फोकस प्रिंसिपल का जिक्र ना हो, ये लाजमी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लाइन फोकस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए इसकी डेफिनेशन पर नज़र डालते हैं। द टारगेट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज़ माउंटेड एट एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन. The X-ray will appear to come from a small focal area called effective focal spot, whereas the electron strike relatively large focal area called actual focal spot. In this way, heat is removed very quickly and also the image sharpness is preserved. This is known as line focus principle. जब हम एक्सरे ट्यूब की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी एक्सरे ट्यूब चाहिए होती है जो हमें इमेज पर अच्छी शार्पनेस दे, डिटेल दे, और उसके साथ साथ उसकी जो हीट लोडिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो आसानी से एनोड सरफेस से जो हीट को आसानी से रिमूव कर सके। इन दोनों को एक साथ अचीव करने के लिए ट्यूब मैन्युफैक्चरर ने एनोड सरफेस को एक एंगल दे दिया। इसको हम एनोड एंगल बोलते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इससे हमें दो फायदे हुए। एक तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के लिए लार्जर सरफेस एरिया मिल गया, जिसको हम एक्चुअल फोकल स्पॉट बोलते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AB। लार्जर एरिया मिलने की वजह से हीट आसानी से एनोड सरफेस से रिमूव हो जाती है, जिससे ट्यूब की जो हीट लोडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और दूसरा फ़ायदा है, इससे हमें इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा मिलता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CD हेयर। इसकी वजह से हमें इमेज पे शार्पनेस अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को एक साथ अचीव कर लिया और इसी प्रोसेस को हम लाइन फोकस प्रिंसिपल बोलते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो हमेशा एक्चुअल फोकल स्पॉट से
छोटा होता है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इफेक्टिव फोकस स्पॉट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल फोकस स्पॉट इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एनोड एंगल। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा। देखिए, जब भी रेडियोग्राफी में हम फोकस स्पॉट साइज़ की बात करते हैं तो हम इफेक्टिव फोकस स्पॉट साइज़ को इंडिकेट करते हैं। आपको एक्चुअल फोकस स्पॉट साइज़, फोकस स्पॉट और इफेक्टिव फोकस स्पॉट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअल फोकस स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी हेयर, एंड effective focus spot size is projected in the direction of the X-ray beam, which is represented by CD here. The focus spot size used in radiology is usually 0.3, 0.6, 1 and 1.2 mm. Mammography में 0.3 and 0.6 mm फोकस स्पॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। Anode angle is defined as the angle of target surface with respect to the central ray in the X-ray field. देखिए, एनोड सरफेस और सेंट्रल रे के बीच में बनने वाले कोण को हम एनोड एंगल कहते हैं, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं एनोड एंगल किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। इट अफेक्ट द इफेक्टिव फोकस स्पॉट साइज। ये इफेक्टिव फोकस स्पॉट साइज को प्रभावित करता है। अगर आप एनोड एंगल को बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव फोकस स्पॉट साइज़ भी बढ़ेगा, और अगर आप एनोड एंगल को घटाएंगे तो इफेक्टिव फोकस स्पॉट साइज़ भी घटेगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में एनोड एंगल लार्ज है, इसलिए हमें लार्ज इफेक्टिव फोकस स्पॉट देखने को मिलता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी डी हेयर। इस डायग्राम में एनोड एंगल स्मॉल है, इसीलिए हमें स्मॉल इफेक्टिव फोकस स्पॉट देखने को मिलता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी डैश डी डैश। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम दैट सी डी इज़ ग्रेटर देन सी डैश डी डैश। दूसरा है एनोड हील इफेक्ट। दोस्तों, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। बेसिकली ये एक अनफॉर्चुनेट बाई प्रोडक्ट होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल का, एंड इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज ग्रेटर टूवर्ड द कैथोड साइड एज कंपेयर टू एनोड साइड। दोस्तों, ये बताता है कि जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे की वो कैथोड साइड में ज़्यादा होती है एनोड साइड की तुलना में। आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, और आप डायग्राम में देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे का प्रोडक्शन सतह तक सीमित नहीं होता, जबकि सतह के अंदर से भी होता है। एनोड साइड पर एक्सरे फोटोन के एब्जॉर्ब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सरे फोटोन को एनोड सरफेस से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कैथोड साइड। इसीलिए एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कैथोड साइड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनोड साइड। एनोड हील इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनोड एंगल के। इसका मतलब अगर एनोड एंगल ज़्यादा होगा तो आपको हील इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, और अगर एनोड एंगल कम है तो आपको हील इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। अगर हम स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ करते हैं तो हमें पेनम्बरा कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमें इमेज पे जो शार्पनेस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। और क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉल फोकस स्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हीट डेसिपेशन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हीट आसानी से रिमूव नहीं होगी, जिसकी वजह से एक्सरे ट्यूब की हीट लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर आप स्मॉल फोकस स्पॉट पे ऐसे एक्सरे करते हैं जिसके अंदर हाई एमए और केवी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी वजह से आपके एक्सरे ट्यूब के ख़राब होने के चांस बन जाएंगे, और आप कह सकते हैं कि जो एक्सरे ट्यूब की जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी। अगर आप लार्ज फोकल स्पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिल्म पर लार्ज पेनम्बरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इमेज की जो शार्पनेस है वो कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लार्ज फोकल स्पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीट डेसिपेशन बढ़ जाएगा, मतलब एनोड सरफेस से जो हीट है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सरे ट्यूब की जो हीट लोडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर एक्सरे ट्यूब की ही लोडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो आपकी जो एक्सरे ट्यूब की जो लाइफ है वो भी इनहेंस हो जाएगी। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।